भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत उसके नागरिकों को एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दी गई है और किसी भी स्वतंत्र देश व डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उसके नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, कहने, लिखने, पढ़ने की और तरह तरह से अपने एसोसिएशन बनाने, अपने यूनियन की एक साथ एकत्रित होकर असेंबल होने या और सारे अधिकार, प्रोफेशन करने के अधिकार जो दिए गए हैं, वह राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम वर्मा, एक जज एंड एडवोकेट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मैं आज संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21, 21A और 22 में जो राइट टू फ्रीडम के विभिन्न अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में संक्षेप में आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर जो इस अनुच्छेद 19 से 22 तक के अधिकार हैं, वो कुल 5 अधिकार हैं। पहला तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, व्यवसाय धंधा करने की स्वतंत्रता आदि। और दूसरा है इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण, प्रोटेक्शन। और तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की संरक्षता। चौथा है राइट टू एजुकेशन, जो बाद में जोड़ा गया आर्टिकल 21A, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य को शिक्षा देना आवश्यक किया गया है। पांचवा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में अरेस्ट और अभिरक्षा में रखने के संबंध में जो सुरक्षा प्रदान की गई है, आर्टिकल 22। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 में है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी सभी नागरिकों को अधिकार होगा क्या, नंबर 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और अभिव्यक्ति की। दूसरा है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के, बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने का। तीसरा है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी यूनियन, एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में रहने और वहाँ बसने की स्वतंत्रता। और छठा है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी पेशा करने की स्वतंत्रता, कोई व्यवसाय धंधा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये कुल 6 स्वतंत्रताएं जो आर्टिकल 19 में दी गई हैं। इसके कुछ प्रतिबंध हैं, उसमें भी मैं आगे बताना चाहता हूँ। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो राज्य सरकार लगा सकती है। राज्य सरकार या
का मतलब राज्य यानी राज्य कानून बना के लगा सकती है। और वो है नंबर 1 है, पहले से अगर कोई कानून है उस या राज्य और नया कानून बना सकती है, किसके बारे में, जहाँ तक वो कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, एक युक्त प्रतिबंध लगाती है, किस पर, ये जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर, किस सीमा तक, जब वह अधिकार जो अभिव्यक्ति और बोलने के अधिकार हैं वह अगर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए उसके हित में है, यानी भारत की एकता स्वतंत्र भारत की संप्रभुता और एकता के हित में है, या राज्य के सुरक्षा से संबंधित है उस, या दूसरे राज्यों के दूसरे देशों से मित्रवत व्यवहार करने के लिए उसके हित में है, या पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी मोरलिटी माने लोक व्यवस्था मोरलिटी और डिसेंसी इनके लिए ज़रूरी है, या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और डिफेमेशन यानी अब दूसरों का अपमान जिससे हो रहा है, दूसरों का कंटेम्प्ट और डिफेमेशन, और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस या किसी अपराध को करने के लिए उत्साह लालच देता है या उसकी उकसाता है। तो ऐसे मामलों में बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य कानून बनाकर रोक लगा सकती है, और इस संबंध में अगर पहले से कोई कानून है तो उसका लागू करेगी, उसका ऑपरेशन करेगी। दूसरा अधिकार है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना अस्त्र के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार। इसके जो प्रतिबंध जो राज्य लगा सकती है वो हैं, अगर ऐसे प्रतिबंध की ज़रूरत भारत के एकता और अखंडता के लिए हित में है अथवा लोक व्यवस्था के हित में है तो उसके लिए उचित रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध लगा सकती है। तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी एसोसिएशन बनाने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार है, और इस पर भी राज्य उचित युक्त प्रतिबंध लगा सकती है और इसलिए कानून बना सकती है। और यह कब कर सकती है, जब भारत के एकता और अखंडता के लिए उसके हित में हो अथवा पब्लिक ऑर्डर या मोरलिटी के हित में हो। चौथा है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत में कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। और पांचवा जो है किसी भी भाग में भारत के निवास करने या वहाँ पर बसने का अधिकार है। और इन दोनों अधिकार या घूमने और बसने के जो अधिकार हैं उस पर राज्य कुछ रिस्ट्रिक्शंस कानून के द्वारा लगा सकती है। और वो कब लगा सकती है, जबकि ऐसे कानून की ज़रूरत किसके लिए ज़रूरी थी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब आदिवासी के इंटरेस्ट हित के संरक्षण के लिए ज़रूरत है अथवा जनरल पब्लिक सामान्य पब्लिक के हित में ऐसा प्रतिबंध लगाना जरूरी है। तब ये दोनों घूमने के अधिकार और बसने के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन कर सकती है, कुछ शर्तें लगा सकती है कानून पास करके राज्य। लास्ट जो है वो प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, कोई भी पेशा करने, कोई व्यवसाय करने, धंधा करने या व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस पर राज्य यानी सरकार कानून बना करके कुछ प्रतिबंध लगा सकती है,
कब लगाएगी? जबकि जनरल पब्लिक के हित में हो, जब सामान्य लोग के हित में, पब्लिक के हित में हो, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है ऐसे अधिकार का उपयोग करने पर। और विशेष का तौर पर तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं जबकि किसी स्टेट के द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी राज्य द्वारा यह महसूस किया जाता है कि यह ऐसा नियम बनाना जरूरी है, तो क्या बनाएगी? किसी व्यवसाय या पेशा को चलाने के लिए या करने के लिए उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित कर सकती है, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन निर्धारित कर सकती है, जिसके बिना आप वह पेशा या व्यवसाय नहीं कर सकते। तो ऐसा कानून बना सकता है। दूसरा है, राज्य चाहे तो कुछ कॉरपोरेशन या राज्य द्वारा जो व्यवसाय किया जा रहा है उसको कंट्रोल करे, या किसी व्यवसाय या धंधा या इंडस्ट्री, सर्विस, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक तरह से ऐसा कर सकती है कि यह व्यवसाय केवल सरकार करेगी और सिटीजन्स को वहाँ पर रोक सकती है या अन्य रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ये हुई धारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 कहता है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट चार्ज एंड एज एन ऑफेंस नॉर बी सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। इसका सार यह है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करने के समय कानून है उसका उल्लंघन करने के लिए ही दंडित किया जाएगा। पहले मान लिया कोई कानून साल भर, जिस दिन अपराध हुआ उस दिन कानून लागू नहीं है, तो उसके लिए दंडित या दोष सिद्ध नहीं किया सकता। केवल उसी कानून के उल्लंघन के लिए किसी को दंडित किया जा सकता है या दोष सिद्धि किया जा सकता है जो कानून का उल्लंघन जब होता है उस समय वह फोर्स में रहा हो, ना कि पुराना हो चुका है या हटाया जा चुका है या अवैध हो घोषित कर किया जा चुका हो। कोई भी कानून या तो डिलीट किया गया या सुप्रीम कोर्ट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, तो उसके अधीन उसके किसी नियम या उसके उल्लंघन के लिए कोई दंडित नहीं किया सकता। तो बेसिक चीज़ है, जिस दिन घटना घटी, जिस दिन अपराध हुआ, उस दिन जो कानून है उसको दंडित करने के लिए उसी के तहत वह दंडित किया जा सकता है या कन्विक्शन यानी दोष सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा है, कोई भी व्यक्ति नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार किसी अपराध के लिए दंडित नहीं, एक बार दंड नहीं किया जाएगा, यानी एक बार अगर किसी अपराध के लिए दंडित कर दिया गया तो उसे दोबारा उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया सकता। तीसरा इसमें है कि नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिम। कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ जो कि मुलजिम है, अपराधी है, आरोपी है, वह यह नहीं कहा, उसको दबाव नहीं डाल सकता कि आप अपने खिलाफ कोई गवाही या कोई ऐसा बयान दें जो आपके अपराध से संबंधित आपके हित के अगेंस्ट हों। तो ये हुआ प्रोटेक्शन जो अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही आधार, इसका स्मृता का आधार है, जिसमें जो कि ये बताता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। केवल जो कानून के द्वारा स्थापित या बनाए गए प्रक्रिया है उसके सिवा है
कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन से वंचित नहीं किया सकता। 21A राइट टू एजुकेशन, ये नया अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया और ये शिक्षा का अधिकार देने के लिए। इसका प्रोविजंस बहुत सिंपल है। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर इन सच मैनर एज द स्टेट में बाई लॉ डिटरमाइन। यानी राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को, चाहे वह गर्ल हो या बॉय हो, बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन शिक्षा राज्य देगी, यानी राज्य व्यवस्था करेगी कि उसका कंपल्सरी, फ्री और कंपल्सरी हो और फ्री भी हो, दोनों चीज़ उसका ये राज्य को निश्चित करना है कि वो कैसे और किस तरह वह कानून बनाकर किस तरीके में देगी। लेकिन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना यह राज्य की जिम्मेदारी है। नंबर लास्ट आता है अनुच्छेद 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें कुछ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं एनएसए जैसे कानूनों के तहत, उसके बारे में दिया गया है। और सामान्य जो अरेस्ट हो या अपराध के लिए अरेस्ट या डिटेंशन होता उसके लिए भी है। इसमें सामान्य नियम यह है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन। पहला तो यह है कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, वह गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी का आधार ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की जानकारी देगा और वह अधिकार उसको होगा जो अरेस्ट किया गया कि वह अपने विधिक व्यवसायिक एक्सपर्ट से लीगल प्रैक्टिस करने वाले से कंसल्ट करे और अपनी डिफेंड करे अपने को। ये उसको अधिकार है और इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये पहला है। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए आरोप में गिरफ्तार किया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। उसमें यात्रा की अवधि को कम किया जाएगा, यानी यात्रा में जो 2 घंटे लगे तो 2 घंटे 24 घंटे प्लस 2 घंटे। ये जरूरी है कि 24 घंटे, उसके अरेस्ट से 24 घंटे यात्रा अवधि को छोड़कर उस बीतने के पूर्व उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए और किसी भी आरोपी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इस अवधि के से अधिक डिटेन नहीं किया सकता बिना उसके मजिस्ट्रेट के आदेश के। तीसरा इसका एक्सेप्शन है और वो है यह जो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना और अरेस्ट के लिए ग्राउंड बताना, लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने के जो अधिकार हैं, ये अधिकार उन लोगों के लिए नहीं है जो कि विदेशी एलियन विदेशी दूसरे देशों के दुश्मन देशों के निवासी हैं, उनके लिए नहीं होगा। और दूसरा है, यदि किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसे रोका गया, जैसे एनएसए वगैरह के कानून होते हैं, उसमें भी नियम है कि 90 दिन के अंदर उसको जो एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसमें 2 या उससे अधिक या तो हाई कोर्ट के जज हों या वर्किंग या रिटायर्ड या जिन्हें हाई कोर्ट जज बनने की योग्यता हो, उनकी एक एडवाइजरी बॉडी होती है। उसकी राय में अगर उसको डिटेन करने का पर्याप्त आधार है, उचित आधार है और यह कम्युनिकेट हो जाता है, तभी उसे 90 दिन से अधिक प्रिवेंटिव डिटेंशन में बिना आगे कार्रवाई के डिटेन किया सकता है, अन्यथा नहीं।
कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि एडवाइजरी बोर्ड के प्रोसीजर क्या होंगे और 90 दिन से अधिक डिटेन करने के आधार क्या होंगे और क्या और प्रक्रिया होगी, उसके बारे में केंद्र सरकार जो है राज्य कानून बना सकती है। संसद जो भी कानून बनता है, राज्य मतलब सरकार मतलब संसद, बिना संसद जो भी कानून बनेगा वो संसद से ही बनेगा, और कोई आर्डर या एग्जीक्यूटिव आर्डर होते हैं वो सरकारें जारी करती हैं। तो इस तरह हमने आपको आर्टिकल 19 से 22 तक की संक्षेप जानकारी देने का प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि मैं संविधान के बारे में धीरे धीरे करके सारी जानकारी संक्षेप में दे दूं, जिससे आप सभी लोगों को जो भी जानकारी रखना चाहते हैं उनको सबको संविधान की बेसिक जानकारी हो जाए। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलें, जिससे मेरा मनोबल आगे जानकारी देने के लिए बढ़ता रहे। सब्सक्रिप्शन फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और मेरा निवेदन है कि अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय।